हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़े थे सीएफएससी के, जिसमें हमने एसिडिटी ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस निकालना सीखा था। उससे पहले हमने स्पाइनल पढ़ा था। आज हमें देखना है लैटिस एनर्जी। एक बार फिर से देख लूँ मैं वीडियो। परफेक्ट, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक लैटिस एनर्जी हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन उसे हमें नहीं देखना। हमें केवल और केवल देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लैटिस एनर्जी अगर हम जनरली देखें, क्या होता है कि जब भी कोई एक मोल सब्सटेंस बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। स्टेटमेंट नहीं लिखवाने वाला मैं, ठीक है। व्हेन वन मोल ऑफ a substance is formed by its constituent ions, some amount of energy is released which is known as lattice energy, ठीक है। लैटिस एनर्जी पे अगर हम देखें तो लैटिस एनर्जी की बात अगर हम करें तो इसका एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला होता है, पर हम पूरे फॉर्मूले पे ना जाके केवल उतना ही देखेंगे जितना हमें मतलब जितना हमें यूज करना है। जैसे लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज। एंड लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। हमने पिछली क्लास में भी चार्ज अपॉन साइज की ही बात देखी थी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, आपसे दो क्वेश्चन दे देगा, जैसे NaF एंड MgF2 में लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे तब वहाँ पे एक नया चीज़ होता है। तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज अपॉन साइज पे, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखें तो Na प्लस है, F माइनस है, और Mg2 प्लस है, प्लस 2F माइनस, ठीक है। F माइनस कॉमन है, तो हमें क्या निकालना है? Na प्लस और Mg+2 में किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। हमने क्या देखा? चार्ज। क्योंकि ये एक ही पीरियड के हैं तो हमें साइज नहीं कंसिडर करनी, ठीक है, हमें चार्ज कंसिडर करना है। तो चार्ज क्योंकि Mg+2 का ज़्यादा है, इसीलिए इसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? अगर हम बात करेंगे तो MgF2 हैव ग्रेटर लैटिस एनर्जी देन सोडियम फ्लोराइड। सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है अगर हमें नॉर्मल चीज़ें बात करनी है। चार्ज अपॉन साइज को देख के हम लोग कर लेंगे, ऐसे हमने एसिडिटी भी देखी थी। पर अगर यहीं पे मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जैसे अगर स्कैंडियम का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है और निकिल का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, तो उसमें किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे? इसके लिए हमें एक चीज़ और देखनी होती है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हम क्या देखेंगे? रोल ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जब भी कोऑर्डिनेशन या ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इस ट्रांजिशन मेटल में ही CFSC का रोल होता है, तो जब भी ट्रांजिशन मेटल्स की बात होगी तो वहां पे आपको CFSC का रोल कंसिडर करना होगा, ठीक है। कैसे? हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC, हायर विल बी लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है स्कैंडियम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ठीक, ठीक है। अगर हम मानते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो दोनों किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसिडर कर ले। अगर हम मान लो हम ये स्कैंडियम यहाँ पे +2 में है और Na भी +2 में है, दोनों की CFSC हम कैलकुलेट करते हैं। अब स्कैंडियम की अगर हम बात करेंगे, स्कैंडियम +2 का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d1 4s0। तो यहाँ पे T2g, यहाँ पे Eg, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो CFSC होगी वो कितनी आ जाएगी? आ जाएगी -0.4 यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। अगर Na+2 की बात करेंगे
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d8 4s0, यहाँ पे T2g है, यहाँ पे Eg है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे CFSC कितनी आ जाएगी, यहाँ पे CFSC आ जाएगी, क्योंकि नीचे कितने हैं -0.4 का 6 इलेक्ट्रॉन है ना। CFSC अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, ये जब अब आप कैलकुलेट करोगे, मैं कर दे रहा हूँ, -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -2.4 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल्स टू -1.2। हमें मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 1.2 आया, यहाँ पे 0.4 आया, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, NiF2 का। हाँ, NiF2 का ज़्यादा है या NiF का ज़्यादा है, जिसमें Ni, तो अगर हम बात करेंगे स्कैंडियम और NiF2 का, तो यहाँ पर इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम बस CFSC को कैलकुलेट करना है, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है तो पहले आप CFSC को कंसिडर करोगे, अगर मेन ब्लॉक की बात हो रही है तो आप लैटिस एनर्जी, चार्ज और साइज। ट्रांजिशन मेटल्स में भी चार्ज और साइज का जो है वो इंपॉर्टेंस आता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। पर अगर आपको मेनली देखना है तो ट्रांजिशन मेटल में पहले CFSC देखोगे, मेन ब्लॉक में पहले चार्ज, और मेन ब्लॉक में तो CFSC होता ही नहीं है ना, तो चार्ज अपॉन साइज से ही निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक, तो रोल ऑफ CFSC बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर इसमें आपको हर चीज़ कंसिडर करनी है, ध्यान देने वाली बात यह है, हर चीज़ कंसिडर करनी है। वहाँ पे आपको हाई स्पिन, लो स्पिन सारे कॉम्प्लेक्स बना के तब CFSC निकालना है, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी CFSC निकाल लो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होगा कि चार्ज और साइज का यूज होगा। अगर हम बात करें, ठीक है, CrF2 हाँ और NiF2 की, दोनों की बात करें, यहाँ पे क्या है, Cr+2 है, नो वेट, ये यहाँ पे तो सेम ही, यहाँ पे तो चार्ज का कोई रोल आया नहीं क्योंकि दोनों में चार्ज सेम है। मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम लोग कर देते हैं, CrF2 और NiF2। ठीक, यहाँ पे Cr+2 में है, यहाँ पे Ni+2 में है। दोनों की जब आप CFSC निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसकी भी CFSC आएगी -1.2 और इसकी भी आएगी -1.2। ठीक, अब CFSC सेम हो गई। अब आपको क्या कंसिडर करना है, ऐसे केसेस में जब ट्रांजिशन मेटल में CFSC सेम हो जाए तब आपको चार्ज और साइज का फैक्टर देखना है। दोनों पे चार्ज तो सेम है, तो चार्ज से तो कुछ डिफरेंशिएट होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें साइज देखना है। हमें पता है जब भी हम क्रोमियम से Ni की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीजेज। अब साइज डिक्रीज करता है तो मतलब Ni की साइज छोटी है क्रोमियम के कंपैरिजन में, तो क्योंकि Ni की साइज छोटी है तो जिसकी साइज छोटी होगी उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इस वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो CrF2 और NiF2 में NiF2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि CFSC सेम आ गई थी इसलिए हमें यहाँ पे साइज का जो फैक्टर है वो कंसिडर करना पड़ा। अगर पहले CFSC से आंसर आ जा रहा है तो आप चार्ज और साइज पे नहीं जाओगे ट्रांजिशन मेटल्स के केस में, पर अगर आपको CFSC का मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है तो आप चार्ज और साइज देख लोगे, क्योंकि चार्ज सेम था, हमने साइज देख लिया, साइज इसकी छोटी है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, सिंपल है ना। तो मेन ब्लॉक में क्या करना है, हमें मेन ब्लॉक में हमें चार्ज अपॉन साइज के साथ देखना है कि क्या होगा, किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, लेकिन जब हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, वहाँ पे सबसे पहले हमें CFSC को कंसिडर करना है। अगर CFSC सेम हो गई तो फिर हम चार्ज और साइज के फैक्टर पे आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ।
अच्छा ना, बुक्स में आप देखोगे ना ऐसे लंबे से ऐसे कुछ चार्ट वगैरह बना है कि यहाँ पे है, ये एक ऐसा ऑर्डर है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। सेम चीज़ है, इससे आप कंफ्यूज होगे कि क्यों ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो इसमें यहाँ का मतलब ये होता है कि ये यूजुअल ऑर्डर होना चाहिए। अगर हम चार्ज और साइज से कंसिडर करेंगे तो ये यूजुअल ऑर्डर आना चाहिए। जो यूजुअल ऑर्डर होता है वो ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि CFSC का फैक्टर इंक्लूड होता है ट्रांजिशन मेटल्स में, इसीलिए ये ग्राफ में मिलता है। कुछ की CFSC बढ़ जाएगी, कुछ की कम होगी, कुछ की नॉर्मल रहेगी, ऐसी सेम ही है। एंड ऑफ द डे आपसे ग्राफ नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तब भी आप समझ गए हो कैसे करना है। एंड ऑफ द डे आपको कॉम्प्लेक्स देगा और पूछेगा किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। तो हमें केवल CFSC का ही फैक्टर कंसिडर करना है, और चार्ज और साइज का तो हमें उससे ही मतलब रखना है ना। क्या ही लंबा लंबा ग्राफ बना के होने वाला है। कोई अच्छा क्वेश्चंस ग्राफ से भी आए हैं, ऐसा नहीं है। एक ईयर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, पर एक बार ऐसे ही आया है कि लैटिस एनर्जी का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको अगर लैटिस, आपको सिंपल सा पता चल गया क्या ही करना है। ठीक, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे रहा है, अगर वो ट्रांजिशन मेटल है तो आप उसमें CFSC कैलकुलेट कर दो, आराम से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सेम ही कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी बस। क्या देखना है हमें, हाइड्रेशन एनर्जी। हमें देखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर कैसे हाइड्रेशन एनर्जी की बात कॉम्प्लेक्सेस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसकी ज़्यादा होगी। जब भी कोई मान लो आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, मान लो सोडियम की बात कर लेते हैं, मान लो Na+ है, इसे जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक, चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे Na+। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तरह तरह इंटरेक्शन होने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ। When 1 mole of ionic crystal is dissolved in water, the water molecule are gathered around the ions and the energy is released. The released energy is called as hydration energy. ठीक, अब सेम ही है यहाँ पे भी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नॉर्मल केसेस में है, अभी इसमें भी CFSC का फैक्टर इंक्लूड होगा। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स दिया जाए, कोई भी, अगर जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 2+ CrH2O6 2+, किसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें CFSC को भी कैलकुलेट करना है, तो सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी, हायर द CFSC हायर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। बस यहाँ पे भी निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, Ni+2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Cr+2 आएगा। दोनों की CFSC कितनी आएगी जब कैलकुलेट करोगे, 1.2, ठीक है, -1.2। अब फिर से फैक्टर सेम हो गया। अब हमें क्या देखना है, साइज, क्योंकि Ni की साइज जो है वो छोटी है, इसलिए जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो Ni की ज़्यादा होगी। सिंपल चीज़ ही है। अब जैसे उसको हमने देखा था वैसे वहाँ पे मेनली फ्लोराइड आयंस होते हैं, यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल मिलने की वजह से हमें एक चेंज ध्यान रखना होता है कि कौन सा, क्योंकि फ्लोराइड हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, फ्लोराइड हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पर वाटर कहीं पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। अब वहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल हम उसको लेके करते हैं। ठीक है, अब सेम ही अगर हम जैसे अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया था, क्या लिया था, NiH2O6, यहाँ पे हम इसको केवल +3 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, CrH2O6
केवल चार्ज हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा Ni+3, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr+3। इस पे मत जाना यार स्टेबल करता है कि नहीं करता है, अभी मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। Ni+3, हाँ अब Ni+3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या हो जाएगा 3d7 4s0, इसका हो जाएगा 3d2 4s0। हाँ ठीक, Cr+3 3d3 होगा आई गेस, हाँ 3d3 होगा। रुक जाए एक बार मैं दोबारा इसको चेक कर लूँ। Cr+3 तो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल ऑर्डर होता है 3d5 4s1 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आ जाएगा 3d3 4s0। अभी देखो अगर इससे पहले जो मैंने अगर जो भी एग्जांपल कराया था वहाँ पे अगर Cr का कॉन्फ़िगरेशन मैंने जल्दी जल्दी में 3d3 लिख दिया था, तो वहाँ पे सेम ही चीज़ है। CFSC कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हुई होगी तो आप उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे भी निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 3d7 होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि Ni जब भी ट्राईवैलेंट, जब भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, तो ये ऑलमोस्ट सभी के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, केवल किसको छोड़ के हेलोजेंस को छोड़ के, SCN- को छोड़ के, N और S2- को छोड़ के, इन चीज़ों को छोड़ के, इन लिगेंड्स को छोड़ के सबके साथ ये हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी पहले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो 3 4 5 6 7 ऐसे बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो CFSC आएगी वो आएगी, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 0.6 आ जाएगा, -2.4 प्लस 0.6 इज इक्वल्स टू -1.8 आएगा यहाँ पे। इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -1.2 आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया तो इसलिए इसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ ये कंसिडर करने वाली होती है, क्या कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लो स्पिन के होते हैं। जैसे Ni+3 हमेशा H2O के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। मैंने बताया है जब हम पढ़ रहे थे, जब हम लोग CFT पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, आप जाके ऊपर चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में। तो वहाँ पे ये मैंने बताया था जब भी +3 में होगा तो केवल इन चीज़ों को छोड़ के, यहाँ पे एक चीज़ और आता है N3-1, ये 4 लिगेंड्स छोड़ के बाकी सारे लिगेंड्स के साथ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी निकल जाएगी। ठीक, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब केवल CFSC, आपको CFSC कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बस। ठीक है, एक चीज जो अब मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 कॉम्प्लेक्स में साइज किसकी कम होगी, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया गया और पूछ रहा है कि इनमें से साइज किसकी कम होगी, तो जब भी साइज की बात आएगी तब वो आपको केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करना है, तब आपको चार्ज भी कंसिडर करना है CFSC निकालते टाइम। ठीक है, जिसका चार्ज जैसे मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको उसको वो कैसे होगा। जैसे 2 कॉम्प्लेक्स कोई आपको दे दिए गए, इमेजिन करो कि जैसे अभी हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया था कोई और ले लेते हैं, मान लो FeH2O6 3+ और VH2O6 3+। इसका हमें देखना है किसकी साइज ज़्यादा होगी। जब भी साइज की बात होगी तो हमें चार्ज भी कंसिडर करना है। जैसे अगर यहाँ पे निकालेंगे तो Fe+3 आएगा। Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d5 4s2। हाँ ठीक, V+3 की यहाँ पे होगा, V+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हो जाएगा 3d2 4s0। ठीक, यहाँ पे निकालते हैं, सॉरी 0 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम CFSC कैलकुलेट करेंगे तो CFSC यहाँ पे आएगी 0। ठीक, और यहाँ पे अगर हम CFSC कैलकुलेट करेंगे तो -0.8। अब चार्ज कंसिडर करना है, यहाँ पे -0.8 है, यहाँ पे 0, किसका साइज बड़ा होगा, FeH2O6 का।
केवल साइज निकालते टाइम जब भी हम निकालेंगे साइज तो वहां पे क्या होगा, चार्ज ऑफ CFSC इज कंसीडर्ड, चार्ज को भी कंसीडर करना होगा। ठीक, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। हमने लैटिस एनर्जी देख ली, हमने हाइड्रेशन एनर्जी देख ली, हमने साइज देख ली थी। साइज से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर देख लो आप, मे बी आ जाए तो फिर पता चले कि देखा ही नहीं हम लोगों ने। ठीक है, एक लास्ट चीज और आती है, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई रिएक्शन की फिजिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रही है तो आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसको कैसे देखेंगे हम, तो CFSC शुड इंक्रीज। अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें प्रोडक्ट की CFSC ज़्यादा है रिएक्टेंट से या कंपेरेबल है, मतलब CFSC सेम है, तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी। पहला क्या है, इफ CFSC ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन CFSC ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन इज फिजिबल, और इक्वल टू भी लगा लो, इज फिजिबल, मतलब रिएक्शन होगी। दूसरा केस क्या बनता है, इफ CFSC ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, तो क्या होगा, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एट ऑल। अगर प्रोडक्ट की CFSC कम हो रही है, अगर रिएक्शन जो हो कंप्लीट हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट की CFSC कम हो रही है, तो वो होगा ही नहीं। यहाँ पे हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये फिजिबिलिटी हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट देख लिए। लैटिस एनर्जी क्या करना है आपको, पहले हम देखेंगे अगर मेन ब्लॉक है तो चार्ज अपॉन साइज से देख लेंगे। अगर वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आया है तो हमें क्या करना है, हम हमेशा देखेंगे कि किसकी CFSC ज़्यादा है। अगर CFSC सेम आ जाती है तो फिर हम चार्ज अपॉन साइज के फैक्टर्स पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूसरा हमने हाइड्रेशन एनर्जी देखा, सेम चीज़ है, चार्ज अपॉन साइज मेन ब्लॉक के लिए। लेकिन अगर आ गया कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स तो वहाँ पे हमें क्या करना है, तो उस केस में हम हमेशा CFSC को ही प्रायोरिटी देंगे। अगर CFSC से कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो फिर हम चार्ज अपॉन साइज पे जाएंगे। थर्ड वन इज हमने क्या देखा, साइज। साइज में हमेशा आपको साइन कंसिडर करना है साइज निकालते टाइम, इसलिए जो साइज का ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा ऐसे बनता है। अगर ये यूजुअल ऑर्डर है, ठीक है, अगर ये यूजुअल ऑर्डर है तो साइज हमेशा, हमने लैटिस एनर्जी में क्या देखा था, ऐसे ग्राफ बनता है, पर यहाँ पे हमेशा ऐसे ग्राफ बनता है, क्योंकि साइज में हमेशा चार्ज को भी जब कंसिडर करेंगे तो साइज तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि CFSC तो नेगेटिव होगी, तो साइज हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक, और फिर हमने क्या देखा, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में आपको केवल रिएक्टेंट का की CFSC निकाल लो, प्रोडक्ट की CFSC निकाल दो। अगर प्रोडक्ट की CFSC ज़्यादा है तो रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन होगी। अगर नहीं है, अच्छा कंपेरेबल भी है तब भी रिएक्शन होगी। अगर ऑलमोस्ट जैसे 0.8 0.7 आ गया, 0.8 0.5 आ गया, तो भी रिएक्शन होगी। पर अगर आप सोचो 1.2 और 0.2 आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। इसलिए हमेशा रिएक्टेंट की CFSC कम होनी चाहिए। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट की अगर CFSC ज़्यादा है तो रिएक्शन होगी, अगर प्रोडक्ट की CFSC कम हो रही है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर ना हमारा CFT पूरा कंप्लीट होता है। हमने CFSC के एप्लीकेशंस भी देख लिए थे, पिछली क्लास में हमने स्पाइनल और एसिडिटी देख ली थी, आज हमने ये चारों कॉन्सेप्ट देख लिया था। इसमें मेनली लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, पर फिजिबिलिटी से आते हैं कभी कभी, तो ये दोनों भी आप एक बार देख लोगे तो सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें आपको जो ये ग्राफ वगैरह देखना है ना, तो एक बुक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, मैं उसका जो लिंक है उस बुक का अमेजोन से आप जाके बाय कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।